खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और जो सब्जेक्टिव का सीरीज का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग के सामने सेकंड वीडियो है। इसमें बहुत विद्यार्थियों का कमेंट है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अंकित हो चुका है शॉर्ट टाइप यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यह लघु उत्तरीय नहीं है, दीर्घ उत्तरीय है। ये हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, आगे से इस पर ध्यान रहेगा। तो देखेंगे इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। तो जैव विविधता यानी जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता, चाहे वो आनुवंशिक स्तर पर, जातीय स्तर पर या पारिस्थितिक यानी भौगोलिक स्तर पे हो, तो उस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। तो अगर एक जाति के जीव किसी कारणवश संकट में होते हैं या विलुप्त होने के कगार पे होते हैं या विलुप्त होते हैं, तो उस पर आश्रित दूसरे जीव आहार श्रृंखला के माध्यम से दूसरे जीव भी संकट की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व पारितंत्र में होता है। तीसरी बात इसमें किया है कि जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण तो स्पेशल विशेष तौर पे बात की जाए तो मनुष्य ही है, क्योंकि मानव अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए किसी भी जीव या किसी भी चीज का अत्यधिक दोहन करता है, शोषण करता है। जैसे मानव अपने आर्थिक स्वार्थ जैसे कृषि, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई करता है, जिससे जंगलीय जीव संकट में आ जाते हैं, विलुप्त होने के कगार पे चले जाते हैं। तो मुख्य कारण मानव का आर्थिक स्वार्थ जैसे कृषि इत्यादि है। उसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जीन विनिमय को परिभाषित करें और चित्र बनाकर समझाएं। तो जीन विनिमय को एक दूसरे नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर क्या है तो उसे जीन विनिमय, जीन विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी जीनों का आदान प्रदान होता है। तो हम जानते हैं कि नर में XY और मादा से XX गुणसूत्र पार्टिसिपेट करता है और उसमें जीन का विनिमय होता है। तो दो तरह के गुणसूत्र ले लेते हैं हम, एक नर और एक मादा, और इनके बीच क्रॉस कराना होता है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमेटिड है 1 2, इसमें भी 1 2 क्रोमेटिड है। तो ये वाला क्रोमेटिड इसमें और ये वाला क्रोमेटिड इसमें आ जाता है। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये क्रॉस करेंगे और कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं। ऐसे यहां पे ये हो गया क्रॉस। क्रॉस होने के बाद इसका हिस्सा, इस क्रोमोसोम का हिस्सा यहां से जुड़ जाएगा और उसका हिस्सा जो है इस पे जुड़ जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो अगले टर्म में ये अलग हुआ, दिख रहा सीधा, यहाँ पे क्रॉस पॉइंट बना है। तो हम पॉइंट के माध्यम से ये आपको समझा देते हैं कि इसका हिस्सा इसका उसमें जाकर जुड़ गया और उसका हिस्सा इसमें जुड़ा, और इस तरह से कितने बने 4। तो एक और बात यहाँ पे हम समझा सकते हैं कि अगर ये 4 बच्चे जन्म जो लेते हैं माता पिता से, जो 4 बच्चे जन्म लेंगे, तो एक माता के समान, माता का गुण ज्यादा, एक में पिता का गुण ज्यादा, और 2 ऐसे बच्चे होंगे जिसमें दोनों का गुण विद्यमान होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इसे चित्र के द्वारा एग्जाम में आप ऐसे दिखाएंगे। अगला जो प्रश्न है वह है दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन का मतलब 2 निषेचन एक ही टाइम में संपन्न होता है। अगर पादप की बात करें तो परागन के बाद परागकण वर्तिका के रास्ते अंडाशय में पहुंचता है जहां पे बीजांड मिलता है। तो ये परागकण कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, संरचना बना लेता है, जिसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम जनन कोशिका है, जनन कोशिका है, और दूसरा जो इसमें कोशिका बनी है उसका नाम कायिक कोशिका होता है।
कायिक कोशिका, और दोनों निषेचन करेंगे। बीजांड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, और बीजांड में यहाँ पे 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ भी नीचे साइड में भी 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, और बीच में ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं जिसमें 2 होते हैं। और ये यहाँ पे अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका है जो जनन कोशिका से निषेचित होती है। दूसरा बात, कायिक कोशिका भी जाकर इस ध्रुवीय कोशिका से निषेचित होती है, तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इस दोहरा निषेचन में एक और विशेष बात देखने को मिलती है कि एक कायिक कोशिका जब ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयित होती है तो इधर से एक कोशिका और यहाँ पे 2 कोशिका है, दोनों मिलकर त्रिसंलयन होते हैं। यहाँ पे द्विसंलयन होगा और यहाँ पे त्रिसंलयन होता है। तो आप इसे चित्र के माध्यम से भी एग्जाम में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन का वर्णन। शुक्राणु जनन कोई भी पूछे तो आप उसके हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। शुक्राणु जनन में आप कैसे चित्र बनाएंगे, तो सबसे पहले एक कोशिका लेंगे, यह कोशिका द्विगुणित होती है, शुक्रवाहिका के अंदर होता है, और ये कोशिका समसूत्री विभाजन के माध्यम से समसूत्री विभाजन के द्वारा यह 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 कोशिकाएं बनाती है। अब ये जो 2 कोशिका बनी, इसमें से मात्र एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे लिख दूं मैं, अर्धसूत्री विभाजन। यानी समसूत्री विभाजन से क्या बना, तो समसूत्री के विभाजन का मतलब है कि 2n से 2n समान कोशिका बनेगी। 2n था तो 2n बनना चाहिए। अर्धसूत्री में नाम से ही क्लियर है, आधा हो जाना चाहिए, 2n से n बनेगा। इसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहा जाता है। अब ये जब कोशिकाएं बनी n और n अगुणित, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड होगा। तो ये जब सेकेंड होगा तो इसमें भी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसे स्पर्मेटिड बोलते हैं। स्पर्मेटिड जब ये परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से 1 से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं। जेनेटिक कोड को हिंदी में आनुवंशिक कूट के नाम से जाना जाता है, यानी इस प्रश्न को दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। आनुवंशिक कूट से आप क्या समझते हैं। आनुवंशिक कूट क्या है, तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो भी गुण होता है वह आनुवंशिक कूट के अंदर यानी जेनेटिक कोड के अंदर समाहित होता है, और ये इसका समाहन ट्रिपलेट के रूप में होता है। ट्रिपलेट, जिसमें ऐसे हम इसे लिखते हैं AUG, इस तरह से समाहित होता है। और ट्रिपलेट इसका जो होता है वह होता है 4 × 4 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 64। इस तरह से इसके प्रकार होते हैं, लगभग 64 होते हैं, प्रकार होते हैं। तो जेनेटिक कोड को ऐसे हम समझा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर, तो 60 नंबर प्रश्न दिया है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग पादप रोग तथा पीड़कों के जैव नियंत्रण कारक के रूप में कैसे किया जाता है। तो यहां पर पादप, सूक्ष्म जीव का उपयोग पादप में बात किया है, तो यहां पे नाम आता है बीटी कपास का। बीटी कपास, बीटी कपास के बारे में। तो यहाँ पे जो बीटी शब्द है, इसका पूरा नाम बैक्टीरिया थ्रिंजियसिस है, यानी ये बैक्टीरिया का नाम है। बेसिलस थ्रिंजियसिस बैक्टीरिया का नाम है। ये बी से होगा बेसिलस, टी से होगा थ्रिंजियसिस, बैक्टीरिया है। इसके जीन में इसके डीएनए में एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, जो विशेष प्रकार के कीट के आंत रस के पीएच से एक्टिवेट होता है, सक्रिय हो जाता है, और यह जहर में कन्वर्ट होता है। उस कीट की आंत फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कपास के पौधे पर एक विशेष प्रकार के कीट जो हैं इसे नष्ट करते हैं, यानी इसके पत्तों को खा जाते हैं।
तो उस बीटी यानी बेसिलस थुरिनजिस बैक्टीरिया के जीन को निकालकर कपास के डीएनए के जीन में जोड़ दिया गया जीन अभियांत्रिकी के द्वारा, और अब वह जीन उस कपास के पौधे में जड़ से लेकर पत्तों तक हर डीएनए में बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनर्योगज डीएनए के माध्यम से। अब वह कीट, विशेष प्रकार का कीट, जब उसके किसी भी भाग को खाता है, चाहे पत्ता हो, फूल हो, तना हो या जड़ हो, तो वह जीन उसके आंत में पहुंचकर उस कीट के आंत रस के पीएच के द्वारा सक्रिय होता है और उस कीट का आंत फट जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इस कपास की खेती में मदद मिलती है सूक्ष्म जीव के द्वारा, और उस सूक्ष्म जीव का नाम है बेसिलस थुरिनजिस बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। इसमें 3 पारिस्थितिक पिरामिड की बात किया है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड, तो 3 पारिस्थितिक पिरामिड में हम बता दें, एक होगा जनसंख्या के आधार पर, एक शुष्क बहार के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा ऊर्जा स्तर के आधार पर। अगर हम पृथ्वी पर देखें, जनसंख्या की बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो होती है वह उत्पादक की होती है, यानी हरे पेड़ पौधों की होती है। दूसरी जनसंख्या किसकी अधिक है? इससे थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा कम इसमें आते हैं शाकाहारी जीव, जो घास, पत्ते इत्यादि को खाते हैं या पेड़ पौधे के किसी भाग को खाते, सिर्फ उसी को खाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इससे थोड़ा सा कम आते हैं मांसाहारी आते हैं, इनकी जनसंख्या थोड़ी कम होती है। उसी तरह जो उच्च कोटि के मांसाहारी हैं, जो हर हाल में मांस पर ही निर्भर होते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर इत्यादि, तो उनकी जनसंख्या सबसे कम होती है। यहां पे मैंने लिख दिया उच्च कोटि के मांसाहारी जीव इसमें आते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या के आधार पर पिरामिड बनकर तैयार होता है। दूसरी बात है शुष्क भार के आधार पर। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा शुष्क भार किसका है, तो इसमें भी जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी उसी का शुष्क भार ज्यादा होगा। शुष्क का मतलब सूखा हुआ। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि लकड़ी का सूखा हुआ भाग, अन्य जीवों के शरीर का सूखा हुआ भाग, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन की बात कर रहा है कि जलने के बाद किसमें राख ज्यादा बचेगी, तो पेड़ पौधों की राख बाकी जीवों से ज्यादा होगी, तो उसका भी पिरामिड इसी तरह बनेगा। तीसरा है ऊर्जा स्तर का पिरामिड। तो सबको मालूम होना चाहिए कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वह मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक के अंदर समाहित होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है उत्पादक के पास, कितना होगा? 100%। अब ये उत्पादक क्या करते हैं? 90% अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं, बड़ा होना इत्यादि जो भी है, और 10% इनके बॉडी के अंदर समाहित होता है। ये 10% जब ये शाकाहारी जीव इसे खाते हैं किसी माध्यम से, तो इनके अंदर जाता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास आया? उत्पादक। अब ये 10% ये शाकाहारी भी 100% मानकर ही खाएंगे, इनके अंदर ऊर्जा आएगी। माना जाता है कि 10% 100% मानकर खाएंगे। अब ये भी अपना 90% किसी अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं और 10% ही अपने बॉडी में समाहित करते हैं। अब इस 10% को ये मांसाहारी, ये भी अपना 90% खर्च करता है और 10% अपने शरीर में, और अंततः पहुंच जाता है उच्च कोटि के मांसाहारी जीव में। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है? तो उत्पादक में होता है। तो ऊर्जा स्तर पर भी जो पिरामिड बनेगा वह सीधा पिरामिड बनता है। हाँ, उल्टा पिरामिड भी एक जगह बनता है, तो तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा पिरामिड बनता है। जब उसका प्रश्न आएगा तो हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर। मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट में पुटकों को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाएं। यानी इसमें सिर्फ डायग्राम पूछ रहा है, तो डायग्राम किसका पूछ रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो हम आपको मानव मादा का एक चित्र दिखा देते हैं आपको। तो ये इसका चित्र है, देखेंगे, और ये सब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है एग्जाम में।
तो अंडाशय की बात किया तो ये अंडाशय है, इसका चित्र बोला है वो भी अनुप्रस्थ बोला है, ये अंडाशय है। अंडाशय का चित्र बनाना होता है, ये योनि है, ये यहाँ पे गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो दिया कि मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट में पुटकों को दर्शाते हुए, तो पहले अंडाशय को स्ट्रक्चर बड़ा किया जाएगा। इसमें ये यहाँ पे कोशिकाएं बनी होती हैं और इस कोशिका से एक कोशिका जो है अंड कोशिका का निर्माण करता है। इसके आसपास बहुत सारे हार्मोन्स, जलीय द्रव जैसी स्थिति होती है और इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं अंडवाहिनी के। जब ये अंडा परिपक्व होता है तो यहाँ से ये इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसका अनुप्रस्थ चित्र बनाने के लिए कह रहा है, जो आप लोग एग्जाम में बनाएंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें वह है ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण। ठोस अपशिष्ट, ध्यान देने वाली बात है, अपशिष्ट यानी प्रदूषण से संबंधित है, यानी जो भी हमारे घरों से या किसी कारखानों से इत्यादि से जो अपशिष्ट निकलता है ठोस के रूप में, वह कौन कौन सा होता है या उसके भी वर्गीकरण है क्या। तो उसके भी वर्गीकरण अक्सर हमें कहीं भी समाज में, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर देखने को मिलता है कि गीला कचरा एक तरफ रखें और जो एकदम ठोस है उसे एक तरफ रखें। तो उसी के बारे में यहाँ से पूछा है कि ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण तथा इसके निपटारे का प्रबंधन विस्तार पूर्वक समझा। यानी जो भी घरों से, शहरों इत्यादि से ठोस अपशिष्ट कचरे के रूप में निकलता है उसका निवारण करना। उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक चीज और दूसरा होता है अकार्बनिक। मान लीजिए अकार्बनिक, या ऐसे समझ लीजिए, इसको और भी दूसरे माध्यम से समझ सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब हुआ कि वह ठोस अपशिष्ट जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित करके वातावरण में या खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह हो जाता है कार्बनिक या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर सकते, जैसे लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े इत्यादि। इसे चुनकर एक जगह रखकर इसे फिर से फैक्ट्री, कंपनी में जाकर पुनः निर्माण में, उपयोग में लाया जा सकता है। तो ठोस अपशिष्टों का वर्गीकरण इस तरह से होता है, एक जैव निम्नीकरणीय, एक जैव अनिम्नीकरणीय, जिसे जीव तोड़ सकते हैं और जिसे जीव नहीं तोड़ सकते, इस आधार पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वह है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, गेस्टुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें। गेस्टुलेशन क्या है? तो गेस्टुलेशन में आप कुछ इस तरह से समझेंगे। एक हो गया नर युग्मक, आपको हम दिखा देते हैं, नर युग्मक का चित्र ऐसे बनता है। और दूसरा हो गया मादा युग्मक, उसका चित्र के माध्यम से ऐसे बनाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम हो जाता है निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है, युग्म नज का निर्माण होता है। यहां से स्टार्ट होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा। समसूत्री विभाजन के साथ ये जो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, इधर से एन आया नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर द्विगुणित बनाता है कोशिका, जिसका नाम युग्मनज है। अब ये कोशिका 1 से 2 होती है, तो इसे टू सेल्ड स्टेज भी कहा जाता है, टू सेल्ड स्टेज। इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होगा, तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनेगा, जिसे मोरूला के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम पूछ देता है कि मोरूला को समझाएं। 16 से 32 सेल्ड स्टेज में जाता है। इसका हम स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा दें। 32 सेल्स में कुछ इस तरह 1 2 3 करके बनाता होता है। इसमें लगभग 32 सेल आपको दिखाने होंगे, लगभग 32। आप इसे काउंट करके अच्छे से बनाएंगे एग्जाम के लिए। तो ये 32 सेल का बनता है। जैसे 32 सेल में जाता है तो इसका नाम हो जाता है ब्लास्टुला।
इसका नाम हो जाएगा ब्लास्टूला, या इसे आप भ्रूण भी कह सकते हैं। भ्रूण का निर्माण होता है जब ये 32 सेल में बना है, 32 सेल का होता है, 32 सेल 32 कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे ही अब 32 से 64 होने जाता है तो ये 3 परतों में बढ़ जाता है। सबसे बारीक परत एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, आप हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, एक्टोडर्म होता है। बीच वाला जो हिस्सा है वह हो गया मेजोडर्म होता है, और लास्ट वाला एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है, एंडोडर्म। अब इसके बाद जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से शरीर के कुछ अंगों का निर्माण होता है, उसी तरह मेजोडर्म से कुछ का, और एंडोडर्म का। जैसे मेजोडर्म से हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी, ब्लड इत्यादि का निर्माण होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन में गेस्टुलेशन तथा जनन परत के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करने को बोला है, जिसका मैंने बोर्ड पर सचित्र वर्णन करके दिखा दिया। यहां से भी क्लियर है कि युग्मन जिससे भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगर एग्जाम पूछ दे कि भ्रूणोद्भव को समझाएं तो इसी चित्र के माध्यम से समझाएंगे। बस यहाँ पे लिखना होता है कि युग्मन जिससे भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस तरह से मैंने सेकेंड सीरीज आपका कंप्लीट किया, और इसमें अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।